ठीक है। सो एनवायरमेंट कंसर्न्स क्या क्या हो सकते हैं? एनवायरमेंट कंसर्न्स हमारे होते हैं जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, ठीक है, रिसोर्सेज से डिप्लीशन हो रही है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पोल्यूशन हो रही है, वेस्ट मैनेजमेंट हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे सारे क्या है एनवायरमेंट कंसर्न्स हैं। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है ये अगर पूछा जा सकता है तो देखो, एंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है उसका एक्चुअल मीनिंग होता है टू अंडरटेक। और अगर कोई पर्सन चाहता है कि कोई नीड डिस्कवर करता है और उसका सोल्यूशन लेकर के आता है तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाया जाता है। और अगर कोई आप ऐसी नीड डिस्कवर करते हो विच इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें अगर आप कुछ इनपुट अपना देते हो और उसके इनपुट के बेसिस पे आप बिजनेस स्टार्टअप करते हो तो उसको आप इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हो। जैसे समवन क्रिएट्स द न्यू बिजनेस टू कैटर द स्पेसिफिक नीड इन अ ग्लोबल लेवल डेट कंसिडर एज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इसके की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि इसका ग्लोबल माइंडसेट होता है कि जो भी चीज़ें टारगेट करता है वो ग्लोबल लेवल पर टारगेट करता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको अगर सॉल्यूशन देना है तो ग्लोबल लेवल पे देना है। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स। जो भी क्रॉस बॉर्डर वेंचर्स हैं मतलब मिलकर के आपस में काम वो कर सकते हैं। थर्ड होता है इनोवेशन, यहाँ पे हो जाती है। फोर्थ नेटवर्किंग और रिलेशनशिप्स अच्छे सेटअप हो जाते हैं क्योंकि अगर आपने कुछ अच्छा काम किया, अच्छी तरीके से फ़ायदा हुआ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को, तो कंट्री लेवल पे भी रिलेशनशिप्स और नेटवर्किंग जो है स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ठीक है, फिफ्थ हमारा हो जाता है रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। अगर कुछ भी है तो वो अच्छे ढंग से आप कर सकते हो। और स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन होता है, अगर आप इसमें ग्रोथ तभी कर सकते हो अगर आप स्ट्रैटेजीज वगैरह करते हो। तो ये आपके एक तरीके से की एस्पेक्ट्स ऑफ होते हैं इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप के। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा विद दीक्षा। अब इसमें क्या है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तो हम कर चुके हैं, ठीक है, और मुझे पता चला स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अच्छा आया भी था और इतना अच्छा आया था, मतलब पेपर मुझे भी मैंने जिस हिसाब से देखा कि बहुत अच्छा था, अच्छे से आपको करने में मज़ा भी आया होगा लिखते वक्त। सो वही मैं मतलब चाहती हूँ कि ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट भी आपका उस हिसाब से जाए। तो वही एक तरीके से मैं टेक्निक्स लेकर के आई हूँ कि क्या क्या टेक्निक्स आपको, क्या क्या पॉइंटर्स आपको बनाने चाहिए एट द टाइम ऑफ राइटिंग द आंसर्स। तो उस पर ध्यान देते हैं और ये भी बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नंबर अच्छे आ सकते हैं इससे, आपकी ओवरऑल CGPA से बहुत ज़्यादा अच्छी इंक्रीज़ हो सकती है। तो इसको ज़रा लाइटली मत लेना, ठीक है। और अगर आपने बिल्कुल ही कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है तो अभी जो मैं वीडियोस लेकर आ रही हूँ उसको बस देख लीजिए, दैट वुड बी इनफ आई बिलीव, ठीक है। नहीं तो आप ऊपर से भी देख सकते हो तो वो भी अच्छा खासा काम कर देंगी। तो जैसे कि अब देखो, जो भी पहला हमारा टॉपिक है दैट इज़ एमर्जिंग इश्यूज़ इन ग्लोबल बिजनेस। मुझे लगता है कि इसमें ना मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी क्या क्या वर्ड्स देखने हैं वही सिर्फ देखना कि ग्लोबल बिजनेस में इश्यूज़ यहाँ पे बताने क्या हो सकते हैं। इट इज़ वेरी ऑब्वियस टू अंडरस्टैंड कि अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं तो आप मल्टीपल मार्केट्स पे को एक तरह से आप टारगेट कर रहे हो, और जितनी मार्केट्स ना उतना डायनेमिक नेचर इटसेल्फ इज़ द कॉज ऑफ इशू, ठीक है। जहाँ डायनेमिक आ गया, जहाँ अनसर्टेनिटी आ गई, वहाँ इश्यूज़ आने ही है कि आपको पता ही नहीं है कि कब आपको हार्ट अटैक आ जाए, कब आपको कहते हैं झटके मिलना शुरू हो जाए। तो जहाँ झटके वहाँ तो प्रॉब्लम है ही। तो मैंने इसीलिए एक ना फ्लो चार्ट बनाया कि इंटरनेशनल बिजनेस विल लीड द अनसर्टेन चैलेंजेस। आपको नहीं पता कि अब आगे कितने सरप्राइजेज और हैं, ठीक है। सरप्राइजेज अगर आपके फेवर में नहीं होंगे सो डेफिनेटली वो आपके इश्यूज़ होंगे। और इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप इशू समझेंगे तो क्या क्या हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आपके लिए इशू हो सकता है कि भैया इतना काम हो रहा है टेक्नोलॉजी फील्ड में, इतना काम हो रहा है कि वो अपने आप ही अपने सारे जो भी वर्जन हैं उनको आउटडेटेड करते जा रहे हैं। अब आप देखो ना, ChatGPT को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी हाल ही में आई है ChatGPT, बट कितने बंदों की जॉब अभी से ही जाने लग गई, कितने हैम्पर हो रहे हैं, पूरी मार्केट कितनी हैम्पर हो रही है। सो टेक्नोलॉजी इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम इतना कहते हैं बोल सकते हैं सेल्फिश हो चुके हैं एंड वी आर ओवर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज कि ये तो हमारे लिए कहीं ना कहीं तो आना था ही। अब ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि एनवायरमेंटल को जो भी रिसोर्सेज हैं उसके ध्यान रख के चलना है, वो हमारे लिए एक चीज़ आ गई। थर्ड हमारा हो गया ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स। इतना कंपटीशन हो चुका है कि उसमें भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम डिफरेंट करें, क्या हम अच्छा करें, कहाँ हम पैसे बचाएं, कहाँ हम कॉस्ट सेव करें, ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। फोर्थ आ जाता है वर्क फोर्स इवोल्यूशन। जब इतना डायनामिक हो चुका है पूरा मार्केट
तो आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आप तो अपडेटेड रहो, आपका वर्कफोर्स भी अपडेटेड रहे, उनको भी पता रहे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है और क्या मार्केट की डिमांड है कि जिसके हिसाब से वो काम करें। फिफ्थ आता है हमारा डाटा प्राइवेसी एंड द सिक्योरिटी। ये अब हमारे लिए बहुत क्वेश्चनेबल हो चुका है कि हम इतना कस्टमर फीडबैक, इतना कस्टमर का डाटा अपने पास रखते हैं और आजकल हमारे लिए ये नीड हो चुकी है बिज़नेस को करने के लिए कि एक्चुअल में कस्टमर क्या चाहता है, क्या करना है। बहुत सी चीज़ों के लिए हमारी सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं हम कस्टमर की प्राइवेसी को हार्म ना कर दे कि जिससे हमारी बिज़नेस इमेज है वो ख़राब हो जाए। ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग थिंग आ जाती है। सिक्स्थ आ जाता है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस। ये भी चैलेंजिंग हो चुकी है क्योंकि हमने एनवायरनमेंट को इतना पॉल्यूटेड कर रखा है कि ये चीज़ तो कहीं ना कहीं हैम्पर होती ही है, तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान दे के चलना है। उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है प्रोडक्शन इन ग्लोबल बिजनेस कि व्हाट इज़ दिस, इसकी डिफ़ाइन आ सकती है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं दिस इज़ नथिंग एल्स कि क्रिएशन और द मैन्युफैक्चरिंग जो होती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, उसी को ही हम प्रोडक्शन इन ग्लोबल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इन ग्लोबल बिजनेस। क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं ग्लोबल बिजनेस में, आप खुद देखो क्या क्या हो सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे मैं अगर बिज़नेस कर रही हूँ, मुझे सारे जो भी कस्टमर्स हैं उन सबको टारगेट करना है, तो मैं ये तो नहीं करूँगी ना कि जैसे डिमांड आएगी तो अपने घर भागूंगी और वहाँ से सामान उठाऊंगी और उनको बेचने जाऊंगी। नहीं, मुझे तो हर चीज़, हर सप्लाई चेन में, हर कंट्री में मेरे एक अलग सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होना चाहिए, तभी मैं सब कुछ अच्छे से कर पाऊँगी। सो ये मेरे लिए एक एस्पेक्ट हो जाता है देखना। ठीक है, ऑफशोर एंड आउटसोर्स ऑफ द सर्विसेज। अब आउटसोर्सिंग सर्विसेज, क्योंकि मेरे पास इतना कॉम्प्लेक्स पूरा सिस्टम रहने वाला है, तो सब कुछ मेरे खुद के करने के लिए, मेरी खुद की कंपनी करने के लिए हो सकता है चैलेंजिंग हो जाए, तो तब मैं उस पर क्या करूँगी, मैं आउटसोर्सिंग कर लूँगी, कुछ काम मैं बाहर से करवाऊँगी, उसके पैसे दे दूँगी कि जिससे मैं अपनी कोर कंपिटेंस को सिक्योर कर सकूँ। थर्ड हमारा आता है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। ये एक हमारी ऐसी अप्रोच है जिससे हम अपनी कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं कि मैं इन्वेंट्री लाऊं ही तभी जब मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, और मैन्युफैक्चरिंग में करूँ ही तभी जब मेरे पास डिमांड हो। मैं फालतू का स्टॉक उठा करके वेयर हाउसिंग और इन सब के फालतू के कॉस्ट ना दूँ, फिक्स्ड जो मेरे कॉस्ट हैं उसको बचाऊँ। फिर आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी तो एक्सपेक्ट है ही कि इसको लेके चलना है भैया, दिस इज़ जो भी करंटली हमारा एरा चल रहा है दैट इज़ टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेक्नोलॉजी, तो ये मेरे लिए एक नीड बन जाती है। फिफ्थ आता है क्वालिटी कंट्रोल एंड द स्टैंडर्ड, कि क्वालिटी कंट्रोल मुझे इसलिए करने की अब ज़रूरत है क्योंकि एक तो हम आजकल रूल्स रेगुलेशंस इतने जो हैं वो टाइट हो चुके हैं। सेकंड, कंपटीशन इतना हो चुका है कि अगर उसी रेट पे, जिस रेट पे मैं ऑफ़र कर रही हूँ कोई प्रोडक्ट, तो सामने वाला भी अगर अच्छी क्वालिटी में देगा तो कोई भी मेरे को क्यों अप्रोच करेगा। सो मुझे क्वालिटी भी अपनी ध्यान दे के चलनी है। ठीक है, क्योंकि अब कंपटीशन इतना है। लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, ये भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एनवायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी एंड द फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्री फैक्टर्स, ये सब आपको मैं बता चुकी हूँ। कंट्री फैक्टर्स में आपको मैं बता देती हूँ, जैसे कि कुछ भी हम बोल सकते हैं डेमोग्राफिक प्रोपोर्शंस हो गया या कस्टमर बिलीव्स हो गया, पॉपुलेशन हो गई, ये सब हमारा कंट्री फैक्टर्स में आ जाता है। रूल्स रेगुलेशंस हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस हो गया, ये आपका सारा कंट्री फैक्टर्स में आ जाता है। अब आता है मेजर फैक्टर्स जो है जो इंटरनेशनल प्रोडक्शन को यहाँ पे इफेक्ट करती है। तो एक तो कंट्री फैक्टर, कंट्री इटसेल्फ जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हम कौन सी कंट्री में अपना बिजनेस करने जा रहे हैं। उसके जो भी हम बोल सकते हैं फर्दर सब फैक्टर्स हैं, वो हमारे बिज़नेस को कितना सपोर्ट करते हैं या कितना हमारे लिए फेवरेबल है अनफेवरेबल है, ये हमें एनालिसिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ होती है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी सिर्फ टेक्नोलॉजी ना होकर के पूरा ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विच कुड सपोर्ट आर बिजनेस, ये सब चीज़ें मैटर यहाँ पे करती है। थर्ड आता है प्रोडक्ट, कि हमारे प्रोडक्ट की इमेज रहेगी कैसे उस मार्केट में। वेदर, अगर आप ये सोचो ना कि अगर आप डेजर्ट जैसी जगह पर अम्ब्रेला वगैरह या रेनकोट्स या हम बोल सकते हैं स्वेटर वगैरह का बिज़नेस करेंगे, सो दैट वुड बी फेलियर। मैं बोलूँगी पूरा आपका जो स्टार्टअप है या जो बिज़नेस है वो आपका फेलियर प्रूफ होगा। तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर ध्यान से देखी जाती है, एनालिसिस किया जाता है। उसके बाद एक आ सकता है शॉर्ट नोट में ये क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल सोर्सिंग एंड ग्लोबल आउटसोर्सिंग। ऑल्दो इट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, बट फिर भी ये आ सकता है। सो ग्लोबल सोर्सिंग में क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। ग्लोबल सोर्सिंग मतलब कि जब आप सामान मंगवा रहे हो या प्रोक्योर कर रहे हो या ख़रीद रहे हो, वो आप आउटसाइड द कंट्री कर रहे हो, ठीक है, दैट वुड बी द ग्लोबल सोर्सिंग। प्रोक्योरिंग द प्रोडक्ट
एंड द सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री। अगर फॉरेन कंट्री से आप कुछ इंपोर्ट वगैरह करा रहे हो वो आपकी ग्लोबल सोर्सिंग हो जाएगी। ग्लोबल आउटसोर्सिंग क्या होगी? जब आप अपना पूरा का पूरा इंटरनेशनल लेवल का जो भी बिजनेस है उसमें जो भी काम है वो आउटसोर्स वेंडर से करवा लेते हो। किसी बाहर वाले बंदे को बोल देते हो कि आप ये काम मेरे को करके दो, इसके बदले मैं आपको ये पैसे दे दूँगी, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? वही जो बेनिफिट्स होते हैं जो हमारे आउटसोर्सिंग के होते हैं कि कॉस्ट एफिशिएंसी हमारी हो जाती है, हमारी कॉस्ट कम लगती है। एक्सेस द स्पेशलाइजेशन, अब जहाँ पे मेरी वो एक्सपर्टीज़ नहीं थी तो मैं अपना काम जो है काम चलाऊ वाला काम करके दे रही थी, बट अब मैंने जब आउटसोर्स करा लिया, किसी प्रोफेशनल को हायर किया, तो मेरी स्पेशलाइजेशन भी उस सर्विसेज के लिए बढ़ जाएगी। फोकस ऑन द कोर, मेरा जो जिसमें मैं परफेक्ट थी मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। अगर मैं पढ़ाने में परफेक्ट हूँ तो मैं पढ़ाने में ध्यान दूँ रेदर देन ये वीडियो एडिटिंग इन सब में, उसके लिए मैंने अगर आउटसोर्स कर लिया, सो दैट वुड बी माई स्मार्टेस्ट डिसीजन। फोर्थ हमारा आ जाता है ग्लोबल एक्सपेंशन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी। ग्लोबल एक्सपेंशन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मैं अच्छा और बड़ा डिसीजन ले सकूँगी रेदर देन जो भी मेरा टाइम और बाकी नॉन कोर एक्टिविटीज़ में लग रहा था, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। उसके बाद आता है ग्लोबल वैल्यू चेन्स। जो भी ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि ये होता क्या है, और इसे समझ भी आप ऐसे लो कि ग्लोबल यहाँ पे इंटरनेशनल, वैल्यू यहाँ पर आपका हम बोल सकते हैं वैल्यू एडिशन, एंड चेन्स आपकी हो गई इंटरकनेक्शन। तो प्रोसेस एक जो हम फॉलो करते हैं अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होता है और हर एक स्टेप में एक वैल्यू एडिशन की जाती है, ठीक है। और वो अगर मेरा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, जैसे कि अगर मेरे को एक गाड़ी बनानी है, ठीक है, तो गाड़ी के लिए बैटरी मैं सिंगापुर से ले रही हूँ, ठीक है, उसके इंजन्स जो है मैं ऑस्ट्रेलिया से ले रही हूँ या कुछ कहीं और से ले रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो मेरी इकट्ठे होकर, और मैं जब इन सबको असेंबल कर रही हूँ वो मैं इंडिया में कर रही हूँ, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? ग्लोबल वैल्यू चेन का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है, कि मैंने सारी वैल्यू एडिशंस जो हैं वो दूसरी डिफरेंट कंट्रीज से ली और उनके स्टेप्स बने हुए थे, देवर इटसेल्फ इंटरकनेक्टेड, कि मेरे को पहले बैटरी लेनी है, इंजन लेना है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड थे और मैंने बाद में असेंबल उसको इंडिया में कर दिया। सो ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लोबल वैल्यू चेन का, ठीक है। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक तो देखो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द बिजनेस प्रोसेस होता है कि भैया ये आपस में पार्ट्स में होते हैं। सेकंड होता है, ठीक है, सो फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कि भैया जो भी हमारे पूरे प्रोसेस था मेरा प्रोडक्शन करने का, उसको उसके जो भी स्टेप्स थे उसके फ्रेगमेंटेशंस हो गई, ठीक है, उसको एक तरीके से पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो मेरे लिए ईजी टू कंट्रोल हो गया। स्पेशलाइजेशन अचीव हो गई कि जोन से जिस जगह की जोन सी चीज़ स्पेशलाइज थी मैंने वही आइटम्स उठाई और उसको अपना प्रोडक्ट में फर्दर असेंबल कर लिया। थर्ड हमारा होता है कि कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होता है, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्योंकि इतनी डिफरेंट कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व होती है तो डेफिनेटली जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होने वाला है, ठीक है। डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो वेरी करेगी कि कोऑर्डिनेशन करना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी यहाँ पर आ जाती है। इंक्रीजेज द डेवलपमेंट थ्रू द जॉब क्रिएशन, ये क्या करता है? डेवलपमेंट कर देता है जितनी भी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं सबकी, कि भैया जॉब क्रिएशन हो जाती है। जितनी जगह जितनी कंट्रीज़ को मैं इन्वॉल्व करूँगी अपने इस प्रोसेस में, उधर उतनी जॉब क्रिएशन होएगी, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। रिस्की होता है, वल्नरेबल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज़ इन द इंटरनेशनल बिजनेसेस। एनवायरमेंटल इश्यूज़ बताओ क्या होते हैं? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं। अब उसके लिए टारगेटिंग करने के लिए आजकल ना कंपनीज जो है वो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको प्रायोरिटाइज़ करने लग गई है। जैसे कि क्या हो गया? टेस्ला हो गया, यूनिलीवर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है, पैटागोनिया हो गया, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये एक तरीके से प्रायोरिटाइज़ कर रही है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को। अब रेलेवेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग, अब ना ये क्या करते हैं, अब अपने आप को दिखाने के लिए देखो, अब वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, अब उनको दिखाना भी तो पड़ेगा ना कि भैया वो प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं एनवायरमेंट के लिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं गवर्नेंस के लिए, तो उसके लिए उनको एक रिपोर्टिंग तैयार करनी पड़ेगी। वो रिपोर्टिंग जब तैयार करेंगे तो उससे क्या मिलेगा वो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिपोर्टिंग, उससे क्या होगा कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स खुद अपने आप को अलाइन करना चाहेंगे कि हम अच्छी कंपनीज़ के साथ जुड़े कि जो इन सब चीज़ों में ध्यान देती हैं, गुड कॉज के लिए ध्यान देती हैं, कि हम जो भी फर्दर बेनिफिट्स होंगे वो उससे उठा सकते हैं।
ठीक है। सेकंड हमारा होगा एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट। इस अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट भी हम ध्यान दे लेते हैं कि कुछ अगर एनवायरमेंटली कुछ कहते हैं हम गलत कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसी कोई रिपोर्टिंग बनाएंगे हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये गलत हो रहा है, इसके ऊपर हमें फर्दर एनालिसिस करके फर्दर डिस्कशंस या डिसीजंस लेने चाहिए। थर्ड हमारा होता है स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशन सेटिस्फेक्शन, कि हम एक तरीके से सारे जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी अगर एक्सपेक्टेशंस होती हैं टू डू समथिंग गुड फॉर द एनवायरनमेंट या सोसाइटी, तो वो भी हम फुलफ़िल कर पाते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे कि अगर मैं सोसाइटी का कुछ अच्छा करने के लिए कस्टमर्स का अच्छा कर देती हूँ, उनको कुछ फ्री में अच्छी चीज़ दे देती हूँ, या कुछ अच्छा गुड कॉज उसके साथ कर देती हूँ, या नेचुरली कुछ चीज़ अच्छी कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे मामा अर्थ करता है, मामा अर्थ क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट होता है उस प्रोडक्ट के साथ जैसे ही आप उसकी पेमेंट करते हैं तो एक प्लांट वगैरह वो लगा देते हैं। तो उससे क्या हो गया कि नेचुरली उन्होंने अच्छा काम कर दिया, नेचर के साथ भी अच्छा कर दिया, और आपको भी एक तरीके से सेटिस्फेक्शन दे दी कि आपके थ्रू नेचर को कुछ बेनिफिट मिला है। दोनों तरीके से सेटिस्फेक्शन मिल गया। फोर्थ हमारा होता है सपोर्ट इन रेगुलेटरी कंप्लाइंस। जो भी हमारे रेगुलेटरी हमारे फॉर्मल कंप्लाइंसेस होते हैं उस पर भी हमें बहुत चीज़ मिलती है, क्योंकि जैसे कार्बन फुटप्रिंट और ये सब चीज़ों के लिए आजकल रूल्स बन चुके हैं, और टैक्सेस वगैरह सब भी हैं, उन पर एक तरह से रिबेट मिल जाती है अगर आप कुछ अच्छा करते हो या सोसाइटी के लिए या हम बोल सकते हैं नेचर के लिए अच्छा करते हो, तो वो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है। आप अच्छा कुछ करोगे तो ना आप अपनी यूएसपी बना सकते हो, आप कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो आपको क्या हो जाता है, कम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। एनवायरमेंट कंसर्न